गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज अपन पॉक्सो अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कानून है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का ये कानून है। जब इस कानून को अपन देखेंगे तो आपके दिमाग में कई सारी चीजें आएंगे। सबसे पहले ये बालकों को लेकर कि क्या बालकों के साथ अपराध के बारे में ये कानून अध्ययन है? तो जी हां, बिल्कुल। तो सर ये बालकों का किसको माने बालक? तो बालक की परिभाषा भी ये कानून बताएगा। इससे पहले क्या सर बालकों के साथ लैंगिक हमला होता था? तो क्या उसके लिए प्रावधान था? क्योंकि आपने तो बताया सर ये 2012 का कानून है। तो इससे पहले क्या था? तो इससे पहले भी 2012 से पहले अपने यहां कोई स्पेशल कानून का प्रावधान नहीं था। तो उनको जनरल लॉ, सामान्य कानून आईपीसी में उसको दर्जा दिया गया था। अब आईपीसी की अपन जब बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में उस कानून पे था जहां पे धारा 375, धारा 376 जो है इसको लेकर 354 स्त्री की लज्जा भंग करने, तो यहां पे शामिल था। उसके बाद वर्तमान भारत सरकार ने 2012 में यह अधिनियम लाया, जो अधिनियम संख्या 2012 का 30वां नंबर का यह अधिनियम है। टोटल अगर इसमें अपन अध्याय की बात करते हैं तो 9 अध्यायों और 40 धाराओं के साथ ये कानून है। इसमें अनुसूची की बात करते हैं तो एक अनुसूची और संक्षिप्त नाम अगर अपन इसमें बात करते हैं तो इसका संक्षिप्त नाम तो पॉक्सो एक्ट। राष्ट्रपति की सहमति की बात करते हैं, 19 जून 2012 को का राष्ट्रपति का सहमति मिला और 14 नवंबर 2012 को यह कानून जो है सर पूरे भारत राज्य में लागू हुआ। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है, सर पॉक्सो कानून की शुरुआती आपने तो कहा कि पहले इसके ऊपर कोई विशेष कानून नहीं था, ये स्पेशल कानून है, पहले जनरल कानून में, तो आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले जो पहले का कानून था आईपीसी, उसमें बालक की इन्होंने परिभाषा डिफाइन नहीं किया था कि बालक किसको कहा जाए। इस कानून में वो बालक की परिभाषा भी आपको मिलेगा जिसमें 18 वर्ष से कम, उसमें लड़की या लड़के दोनों शामिल है। दूसरा इस कानून की विशेषता है, इन्होंने अपराधों को बताया कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है, लैंगिक शोषण क्या है, बाल अश्लीलता क्या है, ये चीजों को इन्होंने स्पष्ट किया। तीसरा इन्होंने बताया कि लिंग निरपेक्ष कानून है। इस कानून की विशेषता यह भी है, ये लिंग निरपेक्ष मतलब जेंडर न्यूट्रल कानून है, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, बालक बालिकाओं दोनों पर यह कानून लागू होगा। चौथे इस कानून की एक और विशेषता है, विशेष अदालतें। हमारे देश में सभी जगह विशेष अदालतों की स्थापना किया गया है और ऐसे केसों में सुनवाई भी, अगर विशेष अदालत है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कानून में सुनवाई भी जो है त्वरित सुनवाई मिलेगा। जैसे हुसैन अरक, हमारी मौलिक अधिकार क्या बोलती है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 अपन जब पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार यह कहता है कि आपको जो है स्वतंत्र जीने का अधिकार है आपकी केस में। तो पॉक्सो जैसे कानून में इसमें स्पीडी ट्रायल की कॉन्सेप्ट है जिसमें 1 साल में जो है मामले का त्वरित निपटारा होगा। अब बात आती है सर इसमें गोपनीयता। सर बालक है, 18 साल से कम की है, तो स्वाभाविक से बात है पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं होगा। इसमें पीड़िता की पहचान को छुपाया जाएगा। पीड़िता की माता, पीड़िता के पिता, जितने भी मतलब प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष में इसको मामले को पीड़िता के बयान को उजागर नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज में हर कानून का उद्देश्य यही है, हमारे देश में प्रतिशोधात्मक नहीं है। हमारे कानून का उद्देश्य जो है बदले की भावना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक बनाना है। इसी के तहत इसमें गोपनीयता की भी बात होगी और महत्वपूर्ण बात है कि यह त्वरित कार्रवाई होगा इसमें। तो ये जब ये कानून का जब अपन अध्ययन करते हैं सर, तो टोटल अपन 9 अध्याय और 40 धाराएं हैं सर। अब ये 2012 में कानून तो आ गए, बालकों से जुड़े हुए कानून। तो सर इसमें क्या संशोधन नहीं हुआ? बिल्कुल संशोधन हुआ। इसमें हाल में जो संशोधन हुआ पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 का कानून, ये भी हमारे सिलेबस में रखा हुआ है। जो कानून 2019 का 25वां नंबर का कानून है जो लागू 16 अगस्त 2019 में हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं जिसमें संशोधन किए गए हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42 सेक्शन, इन तमाम धाराओं में संशोधन हुआ। अब बात यह आती है सर कि धाराओं में संशोधन भी हुआ, धाराएं भी बदले। अब पॉक्सो एक्ट क्यों आया? क्योंकि हमने शुरू से बता रहे हैं, क्योंकि जो पहले
आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो वर्तमान में क्या है दोस्तों, जो बीएनएस के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ कमियां थी। आईपीसी में यह तो कहा गया था कि पुरुष महिला का बलात्कार कर सकता है, इसी कमी को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया। अभिषेक के माध्यम से महिला को भी पुरुष के विरुद्ध सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम ये नहीं कहेंगे सर बालिकाओं को तो इसमें रिलीफ मिला है, अनुतोष मिला है, क्या बालकों को मिलेगा कि नहीं? तो दोनों को मिलेगा। बच्चों को किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे संरक्षण करना है? तो मेल से करना है, फीमेल से करना है, अदर चाइल्ड से करना है, और जो पोर्नोग्राफी, जो अश्लील कंटेंट जो दिखाते हैं, उनसे भी हमको बच्चों को सुरक्षा करना है। इस कानून के अगर उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो उद्देश्य क्या है? लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, जो बच्चों पे लैंगिक हमला जो किया जाता है, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, इनकी परिभाषाएं भी हम देखेंगे। लैंगिक हमला क्या है, लैंगिक उत्पीड़न क्या है, अश्लील साहित्य। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और उसमें से कहीं ना कहीं हम ना समझ होते हैं, क्योंकि मनुष्य की जीवन की 18 वर्ष से कम की आयु को जो है बच्चा मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, तो वो तमाम इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। प्लस बालकों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना, इको फ्रेंडली न्यायालय। आप जहां तक देखे होंगे कि न्यायालय में जब आप जाओगे तो वहां पे बच्चों को वर्दी, पुलिस वाले भी वर्दी में नहीं रहते, ताकि बच्चे को ऐसा माहौल मिले कि वो हमारे घर के हैं, ताकि बच्चे आंसर देने में वो ना हो। तीसरा, अनुसांगिक विषयों के उपबंध करने के लिए अधिनियम। क्या अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर ये कानून अपने आप में विशिष्ट है? तो अपने आप में विशिष्ट नहीं है, इस कानून को भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रोसीजर है। अपन आगे देखेंगे बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कैसे प्रोसीजर है, तो ये कानून उनसे अनुसांगिक विषयों से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है हर कानून का पहला धारा जो पहला है वो संक्षिप्त विस्तार की बात करता है। हर कानून में आप जहां भी पढ़ोगे तो कानून का पूरा नाम, संक्षिप्त नाम, उसके विस्तार के बारे में बात करता है। तो ये जो कानून है ये पूरे भारत में लागू है। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा सर कि सर क्या ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है? तो बिल्कुल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये कानून जो है लागू है। जहां तक अपन बात करें धारा 2, तो हर कानून की खूबसूरती है कुछ कानूनों को छोड़कर साधारणता परिभाषा को लेकर। और यहां से क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन श्योरली है कि एग्जाम में आपका आने वाला है। अब परिभाषा में पहला 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2DA ऐसे कई परिभाषाएं हैं। तो अपने को रटना नहीं है, अपने को दिमाग लगाना है कि सर इस परिभाषाओं को कैसे समझा जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, उसे कोशिश करते हैं कि इसको रट लिया जाए। रटना नहीं है, आपको नाम से ही समझ आए। गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला, अब इन्होंने तो लिख दिया कानून जो धारा 5 में है, तो अपन धारा 5 जब आएंगे तो इसका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, यहां पे प्रवेशन शब्द को बड़ा ध्यान दीजिएगा साहब। एक में इन्होंने प्रवेशन बोला और इसमें ओनली गुरुतर लैंगिक हमला बोला जो धारा 9 में है। बात करते हैं सशस्त्र बल या सुरक्षा बल। सशस्त्र बल या सुरक्षा बल मतलब संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में सुरक्षा बल या पुलिस बल। जो पुलिस बल जो इस कार्रवाई में जो सम्मिलित होगा उसको इन्होंने माना। अब अपन 2D में आए हैं। बालक की परिभाषा इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इसमें शामिल होगा। फिर 2AE घरेलू संबंध के बारे में बात करता है। तो घरेलू संबंध जो है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2F में जो घरेलू संबंध है वो घरेलू संबंध का परिभाषा बताएगा। 2DA की बात करते हैं तो बाल संबंधित अश्लील साहित्य। तो बाल संबंधित अश्लील साहित्य की बात करते हैं तो ये जो अश्लील जो वर्ड आया है, अपन यहां पे जो अश्लील जो वर्ड आया है इसको अपन और परिभाषित कहां पढ़ेंगे, जब आप अपन बीएनएस में आएंगे भारतीय न्याय संहिता में, तो वहां पे अश्लील का और बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है। इसमें इन्होंने लिखा कि बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने का आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण जिसके अंतर्गत क्या आएगा, फोटो वीडियो, जिसके अंतर्गत फोटो वीडियो डिजिटल या कंप्यूटर जनित आकृति। फोटो मतलब इसमें सर अब कई बच्चों के माइंड में यह दिमाग आएगा कि फोटो मतलब किस चीज का फोटो। आप जो है अश्लील फोटो उन्होंने बोला है। फोटो का मतलब कोई बालक अगर मान लो अपना नॉर्मल फोटो किसी को भेजता है वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। वीडियोग्राफी में जो अश्लील वीडियोग्राफी
डिजिटल या कंप्यूटर जनित आकृति, अगर आप कोई डिजिटल या कंप्यूटर जनित, कंप्यूटर से जनरेटेड कोई चीज बनाकर आप सेंड करते हो किसी को जो बालक होने जैसी लगे, इसको शब्दों को ध्यान देना है, बालक होने जैसे लगे, जिसमें बालक मतलब आपके माइंड पे हमेशा ये आना है कि 18 वर्ष से कम की आयु का कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फिर 2F में आते हैं दोस्तों अपन। 2F में बताए हुए इन्होंने प्रवेशन लैंगिक हमला जो धारा 3 में है, इसके बाद धारा 2 के बाद जब धारा 3 पढ़ेंगे तो वहां पे प्रवेशन लैंगिक हमला। 2G में विहित, विहित मतलब प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी कानून में जब अपन लिमिटेशन एक्ट, इसके बारे में सबसे अच्छा बताएगा आपको, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित, मतलब ये कानून के द्वारा बनाया गया कोई नियम है, उसी नियम की प्रक्रिया के अनुसार ये विहित। 2H में धार्मिक संख्या, तो धार्मिक संख्या के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, धार्मिक संख्या दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 का कानून। तो इसको अपन डायरेक्ट यहां से उठा के डायरेक्ट अपन को यहां से उठा के पढ़ना है कि सर धार्मिक संख्या की परिभाषा आपको कहां डिफाइन है, तो 2H में। 2I की बात करते हैं तो लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला 2H में है। 2I की बात करते हैं तो ओनली लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, जो धारा 7 में है। 2G की बात करते हैं तो ये लैंगिक उत्पीड़न है। 2G की बात करते हैं तो ये लैंगिक उत्पीड़न जो धारा 11 में है। उसके अलावा 2K साझी गृहस्थी, साझी गृहस्थी मतलब साझा मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है। मतलब एक परिवार में माता पिता चाचा, अगर वो एक परिवार में है तो उसको अपन साझी गृहस्थी के रूप में समझेंगे, जो रह भी चुका है। उसके अलावा विशेष न्यायालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कई एग्जामों में आपको मिलेगा डायरेक्ट, विशेष न्यायालय। तो इस कानून की धारा 28 के अधीन जो न्यायालय बताया गया है, विशेष न्यायालय की परिभाषा में आएगा विशेष लोक अभियोजक। अब स्वाभाविक से बात है, अगर विशेष एक्ट है तो विशेष न्यायालय होगा, और विशेष न्यायालय है तो विशेष लोक अभियोजक होगा। तो 2N में किसके बारे में, विशेष लोक अभियोजक, ये लोक है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो धारा 32 के अधीन नियुक्त है, इसको भी अपन देखेंगे। अब बात आती है नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस शब्दों और पदों को जो उसमें परिभाषित नहीं है किंतु आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, आईटी एक्ट 2012 में आईटी एक्ट 2000 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में है। इसका मतलब है अगर मान लो ये कानून अपने आप में कोई चीजों को बताने में असमर्थ रहा तो उस कंडीशंस पे अपन पे आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, जो वर्तमान में जो है आपका बीएनएस 2000, वर्तमान में आपका जो बीएनएस 2023 का कानून, बीएनएसएस 2023 का कानून, और उसके अलावा आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का कानून और आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो परिभाषित है, वही अर्थ को अपने को लेना पड़ेगा। बात हुई है तो कानून में परिभाषाओं का, लेकिन ज्यादातर उन्होंने परिभाषाओं में सर ये बोल दिया कि उस धारा में पढ़िए, उस धारा में पढ़िए। तो चलिए काम की तरफ। अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका धारा 3, जो बात करेगा प्रवेशन लैंगिक हमला। नाम से ही स्पष्ट है प्रवेशन मतलब कोई चीज का प्रवेश कराना, प्रविष्ट कराना, अभिचालन करना या अप्लाई करना। मतलब यह बोलना चाह रहा है प्रवेश कराना किसी भी महिला के साथ या किसी बालक के साथ। आप कोई भी अश्लील चीज चाहे प्रवेश करते हो या करने की कोशिश भी करते हो या अभिचालन या अप्लाई करता है, तो वो धारा 3 के तहत प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। और इस कानून की सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप धारा 3 पढ़े तो उसका दंड आपको धारा 4 में मिलेगा। तो हमेशा इस कानून में अपन को यही मिलेगा कि धारा 3 में सर प्रवेशन लैंगिक हमला में बता दिया तो उसका दंड अपने को कहां मिलेगा, तो उसका दंड जो है अपने को धारा 4 में मिलेगा। तो धारा 4 जो है धारा 3 की सजा को बताया 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। इसमें मतलब ये एक बहुत बड़ा खतरनाक कानून है, जिन्होंने बताया कि 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, दोनों के बारे में प्रावधान है।
अब इन्होंने एक नोट टू द पॉइंट में एक चीज और 2019 में हमने बोला कि कुछ धाराओं में संशोधन हुआ, तो इन्होंने लिखा 2019 में एक संशोधन किया जिसमें डायरेक्ट लिख दिया कि 16 वर्ष से अगर कम आयु के किसी बालक पर अगर ऐसा कृत्य किया जाता है, प्रोविशन लैंगिक हमला, तो उसके लिए 20 वर्ष से आजीवन कारावास से जुर्माना तक की सजा के बारे में प्रावधान है। तो डायरेक्ट अपन धारा 3 से क्या क्वेश्चन बनेगा सर? तो धारा 3 में प्रोविशन लैंगिक हमला में आपको 4 शब्दों को याद रखना है: प्रवेश करना, प्रविष्ट करना, अभिचालन करना या अप्लाई करना, जिसके सजा जो है नॉर्मल कंडीशन में रहे तो आपको 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, अगर वो 16 वर्ष से कम के आयु के बालक पर करता है तो 20 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 3, धारा 4 के बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो धारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरुत्तर, ये एक्चुअल में गुस्तर हो गए हैं, ये गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला है। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के बारे में बात करते हैं। अब गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या हुआ सर? आपने तो प्रवेशन लैंगिक हमला को बताया, तो ये धारा 5 आप जब भी आईपीसी, जब आप पढ़ते हो आईपीसी 376, 375 तो आपको रेप की परिभाषा को बताता है, वैसे 376 में ए बी सर डीए डीबी आयु को लेकर वर्णित है। उसी प्रकार से जो धारा 5 पॉक्सो एक्ट के कानून में आपको मिलेगा कि सर कोई पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पर्सन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई भी लैंगिक हमला किया जाता है। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला में इन्होंने लिखा, जो कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, लोक सेवा पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में बालक है और उसके साथ अगर ऐसा हो तो उसको गुरुत्तर में माना जाएगा। सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का कोई सदस्य है, लोक सेवक होते हुए कोई पब्लिक सर्वेंट है, जेल प्रतिप्रेषण गृह में कोई जेलर के द्वारा, किसी भी अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था मतलब शैक्षणिक संस्था में मान लो कोई टीचर के द्वारा, या धार्मिक संस्था में उसके प्रमुखों के द्वारा, या सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला, बालक पर घातक आयुध से हमला, बालक को गौरवपति, जो वर्तमान बीएनएस का जब आप पढ़ोगे, पहले जो आप 324 पढ़ते थे, आपके दिमाग में आया होगा उपहति का मतलब क्या होता है। उपहति मतलब होता है किसी भी पर्सन को चोट पहुंचाना, तो इन्होंने घोरोपति लिखा है, और घोरोपति की परिभाषा अपने को कहां मिलेगा? बीएनएस में। और ये जो कानून है वो स्पष्ट किया है कि जो चीज इस कानून में नहीं है उसका अर्थ वो 4 कानूनों में समझा जाएगा। तो वो 4 कानूनों आपके दिमाग में हमेशा रहना है, बीएनएस, बीएनएसएस, आईटी एक्ट। घोरोपति, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला, मतलब कई बार क्या होता है, बालक जो है मानसिक रूप से कमजोर है, ये सोचते हुए कोई पर्सन उसके साथ शारीरिक अशक्तता का मतलब होता है उसकी अक्षमता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगर वो 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर हमला करता है, अगर वो 12 वर्ष के कम आयु के बालक पर हमला करता है, गर्भवती बालक पर हमला करता है, बालक की हत्या का प्रयत्न करता है, बालक को निर्वस्त्र करके प्रदर्शन करवाने का उससे कृत्य करता है, तो ये सारा गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला में। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला वो कुछ भी कर सकता है, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला में इसमें से क्या नहीं आता, तो भैया जो आता है वो पढ़े रहोगे, तभी नहीं आता वाला आप बनाओगे। तो आपको सभी बच्चे ये ध्यान रखना कि गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला में क्या चीज नहीं है, वो बातों को हमें क्या चीज है अगर पता रहेगा बच्चे तो नहीं है बना पाओगे। तो जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा का सदस्य होते हुए, लोक सेवक होते हुए, जेल प्रतिप्रेषण गृह होते हुए, किसी अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा, कोई शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के सदस्य के द्वारा सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या बालक पर घातक आयुध से हमला करता है, बालक को घोर उपहति पहुंचाता है, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर हमला करता है, कोई गर्भवती बालक पर हमला करता है, बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, या बालक को निर्वस्त्र प्रदर्शन करने का। अब ये जो निर्वस्त्र है आपके माइंड में आया होगा, सर अपन तो इसको पहले 354
ए जो लैंगिक हमला की बात करता है, 354 बी जो सेक्सुअल हरासमेंट लैंगिक उत्पीड़न की बात करता है, उस कानून में आता था। लेकिन ये जो कानून है ये पर्याप्त नहीं था। उन्होंने ये ही नहीं बताया था कि इसमें बालक आएंगे कम। वो कानून सभी लोगों के लिए लागू होता था, लेकिन ये स्पेशल कानून है पॉक्सो अधिनियम जो ओनली 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो है लागू होगा। धारा 5 आपने पढ़ा। अब स्वाभाविक से बात है सर, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला बहुत बड़ा अपराध है, तो सीधा धारा 6 में क्या बता दिया, धारा 5 का दंड कठिन कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सर ये कारावास कठिन क्या होता है सर? तो भैया कारावास जब अपन पढ़ेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 में दंड का वर्णन किया हुआ है, जिसमें आईपीसी में वर्तमान में बीएनएस में टोटल जो है टोटल 6 प्रकार के दंडों का वर्णन है। जो भी आपका छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अभी भारत में न्याय प्रणाली में कितने प्रकार की दंड व्यवस्था का, तो सामुदायिक दंड व्यवस्था जो है वो नया कम्युनिटी सर्विस करके जो है नया एड हुआ है। तो जो कठिन कारावास के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक साधारण होता है और एक कठिन होता है। तो कठिन नाम से स्पष्ट है कि सर इसमें जो रहेंगे, जो जेल में रहेंगे, उनको जो है उनसे कठिन काम करवाया जाएगा, उसको कठिन कारावास जो 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या मृत्यु। ये शब्द को बड़ा ध्यान देना है दोस्तों, इन्होंने इस पे मृत्यु, तो अधिकांश कोर्ट में लॉयर क्या करते हैं, अपने अभियुक्त का पक्ष का वकील जहां पे भी मृत्यु दिखता है वहां उसको मेहनत और करना पड़ता है। तो अधिकांश अपने को क्या करना है, धारा 5 उठाया तो धारा 5 का दंड कठिन कारावास 20 वर्ष प्लस आजीवन कारावास, जुर्माना या मृत्यु। जहां पे मृत्यु लिखा है आपको उस धाराओं को तो और स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर धारा 7 की बात करते हैं, लैंगिक हमला। सर ये लैंगिक हमला के बारे में जो परिभाषा इन्होंने इसका वर्णन यहां इस कानून ने नहीं किया, अपन उसके लिए बीएनएस आगे देखेंगे। सीधा इन्होंने लैंगिक हमला का जो दंड बताया, धारा 8 जो है, धारा 7 का दंड, इसमें दंड जो है, इसका दंड जो है ये यहां पे नहीं लिखा है, मैं इसको आगे क्लास में बताऊंगा दोस्तों। फिर धारा 10 में, धारा 10 है जो धारा 9 का दंड बताता है, जो 5 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में धारा 5 जो उसमें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला देखिए, उसका दंड जो है धारा 6 में है, ये आपको याद होना चाहिए। और धारा 7 में लैंगिक हमला। अब यहां पे धारा 6, धारा 7 आप 2 धाराएं पढ़ लिए, धारा 8, 9 और 10 अभी ये तीनों को आप स्किप कीजिए, इस वाले पोर्शन को मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले क्योंकि अपन ने जब धारा 5 पढ़ा, धारा 7 में लैंगिक हमला और लैंगिक हमला का दंड धारा 8 में दिया। अब लैंगिक हमला और उसके बाद लैंगिक उत्पीड़न, एक होता है असॉल्ट और एक होता है हरासमेंट। हमला करना मतलब असॉल्ट करना, मतलब कोई स्त्री मान लो किसी रास्ते से गुजर रही है और हम उसको अगर ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा दिख रही है यार, वो ये लग रही है यार, मतलब उसमें अश्लील कमेंट कर रहे हैं, तो वो लैंगिक हमला है। और उत्पीड़न मतलब क्या होता है, जब आपके साथ वो ऐसा कृत्य करते हो, तो 354 जो भी है पुराने आईपीसी में जो 354 था, उसका 354 का ए जो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा आपको वो कानून स्पष्ट करेगा, जिसमें महिलाओं के साथ आप अश्लील बातें, कृत्य, ऐसे बातें करते हो, अश्लील कृत्य करते हो या उसको अश्लील कृत्य दिखाने का प्रयास करते हो, तो वो लैंगिक उत्पीड़न, हरासमेंट। जब भी आपको हिंदी लैंग्वेज में कंफ्यूज होने लगे तो कानून में हमेशा एक हमला जब बोला है असॉल्ट याद रखना, और उत्पीड़न जब बोला है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट याद रखना। ये दोनों शब्दों का वर्णन अपन लास्ट में और करेंगे बेहतरीन से तरीके से, क्योंकि ये कानून में बार बार आपको ये देखने को मिलेगा। धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न जिसकी सजा जो है धारा 12 में बताया हुआ है। तो इस कानून की अच्छी खूबसूरती ये लगा कि कोई भी धारा आप 3 पढ़ रहे हो तो दंड उसका 4 में, 5 में कोई परिभाषा तो 6 में दंड, 7 में परिभाषा तो 8 में दंड। वैसे धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा बताया और 12 में उसका दंड बताया, जो 3 साल प्लस जुर्माना या दोनों। प्लस लिखा है, प्लस मतलब हमेशा आपको यह समझना है सर क्या 3 साल ही होगा, नहीं, 3 साल प्लस जुर्माना, या चाहे ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है और वो केस के अकॉर्डिंग जो है न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा कि 3 साल प्लस जुर्माना या दोनों, वो दोनों चीज भी लगा सकता है। इसमें एक नोट टू द पॉइंट में एक अच्छा चीज आया है, कोई प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय अंतर्विनीत है वो तथ्य का प्रश्न है। अब आपको यहां पे समझना है, कोई प्रश्न कानून में कोई ऐसा प्रश्न उठता है
कि लैंगिक आशय, सर उसमें क्या सेक्सुअल इंटेंशन की बात हो रही है? तो सेक्सुअल इंटेंशन की बात हो रही है तो वहां पे आपको समझना है वो तथ्य का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का प्रश्न और तथ्य का प्रश्न। यह आगे का विषय है, अगर अपन उसमें जाएंगे तो एक घंटे की क्लास उसमें लगेगा। ये विधि का प्रश्न आप एक बार जरूर इसको सोचने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो अपने को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अपन बात करते हैं अध्याय 3। अब हमने सर अध्याय 1 में तो धारा 1 और 2 बस देखे, जिसमें धारा 1 संक्षिप्त कानून संक्षिप्त नाम की बात किया, और धारा 2 में परिभाषाएं देखे। फिर अध्याय 2 देखे जिसमें सेक्शन धारा 3 से लेकर के 12 तक था, जिसमें अपन जो है लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है और उसके दंड के बारे में। अब अध्याय 3 की बात करते हैं। इसमें अश्लील, यहां पे एक शब्द छूटा हुआ है, अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड। अश्लील प्रयोजनों का लिए बालक का उपयोग किस चीज को आधार, धारा 13 क्या बोलता है? अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, उसका आधार है किसी भी बालक की ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों मतलब उसके मस्तिष्क, मन मस्तिष्क का प्रदर्शन करना। किसी बालक को उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, या किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना। इसका उदाहरण अपन देखे, किसी बालक के ज्ञानेंद्रियों, वो बालक इमेच्योर है और उस इमेच्योर बालक का, परिपक्व बालक का आप क्या कर रहे हो? उसके ज्ञानेंद्रियों का प्रदर्शन उससे करवा रहे हो। बच्चे को जैसे चॉकलेट के नाम पे कॉफी देने करके बालक को बुला रहे हो और उसके आप फोटोग्राफी कर रहे हो, यह अश्लील। दूसरा, उसका उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, मतलब आप उसको बुलाए अपने पास और बच्चा, बालक ये चॉकलेट लो और चॉकलेट लो, ये आप कपड़ा खोलिए, तो ये बालकों को प्रवेशन, जरूरी नहीं है कि लैंगिक हमला ही हो, उन्होंने यहां पे लिख दिया प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, वो भी धारा 13 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी बालक का अशोभनीय, अशोभनीय मतलब समाज में वे कार्य शोभनीय माने जाएंगे जो सार्वजनिक हो, अशोभनीय कार्य करवा रहे हो या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करवा रहे हो तो वो धारा 13 के अंतर्गत आएगा। और धारा 13 में जब अश्लील प्रयोजनों के लिए जब आप बालक का प्रयोग किए तो स्वाभाविक से उसकी धारा 14 में फिर से दंड बताया हुआ है कि 5 वर्ष प्लस जुर्माना। हमेशा इस कानून में सबसे महत्वपूर्ण यह है दोस्तों, इन्होंने दंड के बारे में ही वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि पॉक्सो कानून जब आया तो 2012 में जब कानून आया तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य बालकों को संरक्षित करना है, बालकों को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक आशाओं से संरक्षित करना है। तो इसमें जो दंड जो रखा गया है वो दंड से आपको याद रखना है, धारा 13 का दंड 5 वर्ष प्लस जुर्माना। अगर दोबारा दोष सिद्धि पर, ये दोबारा दोष सिद्धि मतलब कानून में आपको बार बार नए शब्द मिलेंगे कि प्रथम बार जब आप धारा 13 का अपराध करते हो तो आपको 5 वर्ष प्लस जुर्माना, दोबारा अगर उसी मामले में दोबारा दोष सिद्धि होते हो धारा 13 तो 7 वर्ष प्लस जुर्माना के बारे में प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष पर की जगह दोस्तों आप इसको ये समझना 7 वर्ष प्लस जुर्माना है ये धारा 14। फिर जब अपन बात करते हैं धारा 15 तो बालक को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री के भंडाकरण, ये भंडाकरण या फिर इसको आप और समझ सकते हो भंडारण के लिए दंड। मतलब कोई भी बालक की वीडियो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नए नए निर्णय आता है कि कोई बालक मान लो 18 साल से कम के आयु के बालक बालिकाओं का वीडियो को जब अगर कोई भंडार करके अपने मोबाइल स्टोरेज में अगर रख कर के जो किया है तो उसको उन्होंने धारा 15 में बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील, इस पे जोर देना है, अश्लील सामग्री को भंडारण के लिए आप रखे हो तो उसके बारे में धारा 15 का दंड बताता है। इसमें 2-3 बातें और हैं। जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको आज वर्तमान में सबसे ज्यादा मात्रा में यही अपराध मिलेगा कि जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारेषित, साझा करना, शेयर करना या उसको पारेषित करना, ट्रांसपोर्ट करना के आशय से आप अश्लील सामग्री भंडारण करते हो या उसको आप अपने मोबाइल पे रखते हो या अभिहित प्राधिकारी को रुपेट करने में असफल रहता है, तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धारा 15, कोई भी बालक संबंधी अश्लील साहित्य को आप किसी को शेयर करते हो वो भी अपराध माना गया है,
या उसको आप खुद अपने मोबाइल में रखते हो, वो भी इस धारा के अंतर्गत सम्मिलित माना गया है। इसमें सजा की बात करते हैं धारा 15 में, तो इसमें फिर से जिस प्रकार से धारा 14 का दंड देखे थे कि प्रथम अपराध होने पर क्या होगा सर, और दोबारा दोष सिद्धि होने पर, तो प्रथम दोष सिद्धि होने पर 5,000 रुपया का जुर्माना की बात किया गया है और दोबारा दोष सिद्धि पर 10,000 रुपए का जुर्माना की बात किया गया है। तो ये धारा 15 के बारे में हुआ। फिर अपन बात करते हैं धारा 15 की दूसरा क्लॉज, अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के प्रयोजन के सिवाय, अगर मान लो वो सामग्री को, अश्लील जो कंटेंट आप अपने मोबाइल में हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जब ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नवा कानून आया, उन्होंने तो और इस चीज को बढ़िया कर दिया। इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जब आप परिभाषा क्लास में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम, अगर उसमें आप अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के प्रयोजन के सिवाय, सिर्फ रिपोर्टिंग के प्रयोजन, इसको छोड़ दिया जाए, ये प्रयोजन के सिवाय अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए 3 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों की सजा के बारे में प्रावधान है। धारा 15 के तीसरा क्लॉज बोलता है वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण करता है। वाणिज्यिक मतलब आप जो है उस चीज से प्रॉफिट, बिजनेस कमाने के प्रयोजन के लिए करते हो। जैसे भारत में भी एक जो केस है आपके सामने, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को आप यही केस, यही धारा उस पर भी लागू होता है, जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण करते हो, मतलब आप उसको सेल करने के लिए, आप उससे प्रॉफिट कमाने के लिए जब ऐसा करते हो तो प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से 5 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान है। अगर द्वितीय दोष सिद्धि होता है तो 5 वर्ष से 7 वर्ष से जुर्माना के बारे में प्रावधान। कई बच्चों के माइंड में आ रहा है सर धाराएं में दंड क्यों कैसे लेकर, तो दंड का अपन लास्ट में एक टेबल बनाएंगे जिससे आपको दंडों के बारे में ही अध्ययन कराएंगे। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आपको क्या समझाया जा रहा है। दंड, कोई भी कानून का दंड आसानी से बच्चों के माइंड में नहीं आता, तो दंड को अपन टेबल के माध्यम से और पढ़ेंगे। फिर धारा 15 अध्याय 3 खत्म हुआ। उसके बाद अध्याय 4 बोलता है किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण। ये दुष्प्रेरण नाम बड़ा अजीब लगा होगा सर, कानून में बच्चे तो प्रायः दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना, किसी का सहायता। अब दुष्प्रेरण, उकसाना मतलब सर कैसे दुष्प्रेरण करते? किसी भी व्यक्ति को दुष्प्रेरण का 3 माध्यम हो सकते हैं। किसी को उकसा करके दुष्प्रेरण होता है, या किसी का सहायता करके, या किसी का षड्यंत्र करके। जब आप इस दुष्प्रेरण का अच्छा अर्थ आपको तो आईपीसी के कानून धारा 107 में मिलेगा। उन्होंने तो कहा है ना कि जो ये कानून है उसमें अर्थ समझ नहीं आए तो वो 4 कानून का सहायता लेना है। तो दुष्प्रेरण का मतलब आप अभी इतना समझिए कि उकसा के, किसी भी चीज को उकसा के, किसी व्यक्ति को उकसा के और उसको करने का प्रयत्न करते हो, किसी भी अपराध को उकसा के या उसको करने का खुद ही प्रयत्न करते हो, तो यह अध्याय 4 उसको लेकर डील करता है। अध्याय 4 धारा 16, किसी अपराध को दुष्प्रेरण। देखो ये कानून खुद ही बता दिया दुष्प्रेरण का अर्थ। दुष्प्रेरण का स्वाभाविक से अर्थ होता है, सरल लैंग्वेज में बोला जाए तो उकसाना, उकसा करके, षड्यंत्र करके, सहायता करके। मतलब आपने बोला यार वर्मा जी को उकसा दो कि वो वर्मा जी का जो है, तो वर्मा जी का दोस्त जो है इतना पैसा कमाता है, तो वर्मा जी क्या हो गया? दुष्प्रेरण हो गया, उकसा गया। उकसाने के साथ मान लो षड्यंत्र, भाई चलो आज भारत को लूटने की तैयारी करते, तू बंदूक खरीद के ले आ और तू हथियार खरीद के ला। अपन एक षड्यंत्र का सदस्य बनते जा रहे हैं। सहायता करके भी, सहायता मतलब आप किसी कार्य को, आप अपराध में डायरेक्ट रूप से तो इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे मान लो मैं किसी दुकान में टेबलेट ला करके किसी जहरीली टेबलेट लेने गया, अब टेबलेट लेने गया, मैं दोस्तों को बोल दिया भाई तू उसके खाने में ये कर दे, तो आप सहायता कर रहे हो, तो ये तीनों चीज दुष्प्रेरण में आएगा। दुष्प्रेरण के लिए जरूरी नहीं है सर क्या तीनों चीज होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप अगर इसमें से एक कंटेंट को भी फुलफिल करोगे तो वो दुष्प्रेरण की परिभाषा में आएगा। तो किसी भी अपराध का आप दुष्प्रेरण करते हो, बालकों से संबंधित अपराध का, तो उसका दंड जो है धारा 17 में बताया है, उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। मतलब किस अपराध के लिए आप आपने उसको, सामने वाले को उकसाए हो, उस वहां पे जो दंड रहेगा, तो दुष्प्रेरित व्यक्ति को भी उसी दंड से। एक होता है ये दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण के 2 भाई होते हैं, एक है दुष्प्रेरक और दूसरा है दुष्प्रेरिती। दुष्प्रेरक मतलब आपने जिसको उकसाया और जिन्होंने जो काम किया उसको जाकर वो काम किया, जिसके लिए वो काम किया, वो दुष्प्रेरिती।
दुष्प्रेरित कहलाएगा अबेटमेंट एंड अबेटर। ये कॉन्सेप्ट आपको बीएनएस में आपको और अच्छे से मिलेगा। फिर जब धारा 16 का दंड जो है धारा 17 में दिया हुआ है। फिर अगर अपन आगे की बात करते हैं, धारा 18, किसी भी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड। प्रयत्न मतलब अटेम्प्ट। अक्सर आपको दिमाग में फिर आया होगा ये प्रयत्न करना, अटेम्प्ट करना, प्रयत्न करना और तैयारी करना, ये दोनों में अंतर होता है दोस्तों। अभी यहां पे लिखा हुआ है प्रयत्न करना, हमको ये शब्दों में ध्यान देना है। कानून की सबसे बड़ी विशेषताएं है शब्दों का अर्थान्वयन ही महत्वपूर्ण बात है। किसी भी अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न करने के लिए दंड। बालक से जो संबंधित कोई भी अपराध अगर करने के लिए प्रयत्न करते हो तो उसके लिए आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकेगी प्लस जुर्माना या दोनों। अर्थात आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध, मान लो कोई कानून में बता दिया इसके लिए 3 साल की सजा है, तो उस 3 साल की सजा का जिसकी अवधि दीर्घतम, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जब न्यायालय इस बात को निर्धारण करेगा मजिस्ट्रेट साहब, तो यह देखेगा कि उसमें दीर्घतम अवधि को वो चुनेगा। हो सकता है आजीवन कारावास नहीं होगा, सिर्फ आजीवन कारावास की उस अवधि को देखा जाएगा जो दीर्घतम आयु तक का हो। फिर धारा 18 के बाद अपना अध्याय 5 स्टार्ट होता है, जो मामलों को रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। अब हमने अध्याय 4 तक तो ये देख लिए कि कानून में सर हमला क्या हुआ, लैंगिक हमला क्या हुआ। फिर अब बात आती है अध्याय 5 में प्रक्रिया। तो प्रक्रिया वाला जो चैप्टर है अपने महत्वपूर्ण आपको रखना है, याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें धारा 19 अपराधों को रिपोर्ट करना। सर अब कहां रिपोर्ट करेंगे? मान लो बालकों के विरुद्ध अपराध हो गया तो इसके लिए इन्होंने बताया जिस भी व्यक्ति को किसको जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा, तो विशेष किशोर जो है व्यक्ति जिसको जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा, किस किस को। पहला नंबर विशेष किशोर पुलिस यूनिट, हर जिले में ये बना हुआ है, वहां पे जाकर के आप शिकायत करोगे। दूसरा आपकी स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस को भी आप शिकायत कर सकते हो। धारा 19 के तहत 2 लोगों को, इसको हमेशा याद रखना, पूछता है कि विशेष किशोर पुलिस यूनिट और स्थानीय पुलिस, इसको शिकायत करोगे। फिर धारा 19 का जो दंड है वो धारा 21 में इन्होंने बता दिया कि मामलों को रिपोर्ट करने या अभिलिखित स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में अगर वो विफल रहने के लिए, अगर कोई व्यक्ति इस स्टेटमेंट को लिखने में अगर वो विफल होता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया है। देखो ये कानून का कितना अच्छा कानून बनाया है कि अगर कोई अधिकारी रिपोर्ट लिखने में मना करता है तो उसके लिए भी 6 माह प्लस जुर्माना या दोनों, उसके बारे में सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई कंपनी या संस्था का भार साधक विफल रहता है, मान लो कोई, क्योंकि हमको पता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपने यहां कंपनियों में क्या रहता है, नियोजन और नियोक्ता जो रहता है डायरेक्टर, तो वहां पे संस्था पे जो है अधिकारी रहते हैं, तो वहां यूनिट बना रहता है कि अगर मान लो कोई कर्मचारी वहां पे अपराध करता है तो उसकी शिकायत, वहां अगर कोई संस्था का अधिकारी अगर विफल रहता है तो उसको 1 वर्ष प्लस जुर्माना के बारे में सजा का प्रावधान किया हुआ है। हमेशा याद रखना, नोट टू द पॉइंट लिखा हुआ है एक बात कि धारा 21 के प्रावधान बालक को लागू नहीं होगा। मतलब ये जो है बालक को लागू नहीं होगा, तो ये सिर्फ जो है महिलाओं के लिए है, सिर्फ बालिकाओं की बात करता है धारा 21 का जो प्रावधान है। उसके बाद अपन जो है आते हैं धारा 19, धारा 21 के बाद धारा 22, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना। मिथ्या परिवाद मतलब, मिथ्या का मतलब होता है झूठा, मिथ्या का मतलब होता है झूठा परिवाद, कंप्लेंट फाइल करना या झूठी सूचना, मतलब मिथ्या कंप्लेंट या मिथ्या एफआईआर के लिए दंड। मान लो कई बार क्या करते हैं हम, किसी के साथ दोस्त उसके बदला लेने की भावना में किसी को अपमानित करने के लिए या उद्यापित करने के लिए या धमकाने के लिए या किसी का मानहानि करने के लिए, उसको बदनाम करने के आशय से अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए भी कानून में सजा का प्रावधान है। धारा 22 जो बताता है 6 मंथ प्लस 6 मंथ की सजा, जुर्माना या दोनों। मिथ्या परिवाद, कई बार हम किसी को फंसाने के लिए झूठी परिवाद या झूठा सूचना लिखवाते हैं, उसके लिए भी
किसी भी व्यक्ति को आप अपमानित, उद्यापित मतलब एक्सटॉर्टेट करने के लिए, धमकाने के लिए, किसी को कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये नहीं करोगे तो मैं ये ऐसा कर दूंगा, या किसी भी व्यक्ति की मानहानि मतलब उसकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो वहां पे आपको झूठी अगर आप सूचना लिखवाते हो तो 6 मंथ प्लस जुर्माना या दोनों। एक पॉइंट लिखा है कि बालक मिथ्या परिवाद करेगा तो दंडित नहीं होगा। अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कानून है स्पेशल बालकों के लिए कानून है। अगर बालक से हो जाता है ये मिथ्या परिवाद तो वहां पे बालक को थोड़ी दंडित करोगे। आपने तो कानून जो बनाया है वो बालकों के लिए ही स्पेशल कानून आपने बनाया। जो बालक के विरुद्ध करेगा तो उसके लिए इन्होंने सजा लिख दिया है 1 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों। इस बात को याद रखना है। धारा 23, अब अपन प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं सर, तो मीडिया वाले भी आएंगे। होता क्या है, अपराध घटित होगा तो हमारी देश की जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो चौथी पीढ़ी का तो होना आवश्यक ही है। जब मीडिया के लिए प्रक्रिया, तो मीडिया वालों के लिए कुछ बातों इन्होंने लिखा कि आप बालक की पहचान को प्रकट नहीं की जाएगी। स्वाभाविक से बात है कि हमें उस बालक को समाज में दोबारा रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास करवाना है, तो बालक की आप पहचान प्रकट नहीं करोगा। अगर परंतु बालक के हित में ऐसी पहचान प्रकट करना आवश्यक हो तो सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात करेगा। अगर कहीं पे लगता है कि उस बालक की पहचान को उजागर करना लेकिन वो न्याय हित में हो तो विशेष न्यायालय के मजिस्ट्रेट से अनुमति के बाद ही आप जो है उसको जो है पब्लिश कर सकोगे। अगर आपने बिना परमिशन किए हो तो उसके लिए दंड इन्होंने लिखा है 6 मंथ से लेकर 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसमें मीडिया वालों के लिए प्रक्रिया की अगर बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई करता है तो उसके लिए 6 मंथ का जुर्माना है। अगर जहां जरूरत पड़े तो आपको सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आपको अनुमति लेकर के करना पड़ेगा। ये धारा 23 बताते हैं दोस्तों। फिर अपन बात आते हैं धारा 23 के बाद अपन अध्याय 7, छोटे छोटे कानून है, छोटे छोटे अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। अध्याय 7, बालक के कथनों को अभिलिखित करने। कथन मतलब स्टेटमेंट, कोई भी अपराध होगा भैया, तो अपराध में आप क्या, कोई भी अपराध होगा तो वहां पे स्वाभाविक से बात है कि अब कोई भी अपराध होगा तो अपराध में क्या करेंगे, कथन, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। अभिलिखित करने की प्रक्रिया मतलब रिकॉर्ड करना है। तो बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, अब वो बालक है, स्पेशल कानून है, तो बालक जरूरी थोड़ी है कि उस जगह पे चले जाए, वो तो अपरिपक्व है ना। तो उस कंडीशंस पे आप क्या करोगे, बालक के निवास स्थान पर या उसके पसंद की स्थान पर, निवास स्थान पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई एग्जाम में, बिहार बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बालक के कथन को अगर पॉक्सो जैसे कानून है तो वहां कहां पे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके निवास स्थान पर जाके या उसके पसंद की स्थान पर। उप निरीक्षक के पंक्ति से ऊपर के महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। अब ये उप निरीक्षक, तो सर आप पुलिस व्यवस्था जब आप पढ़ते हो तो पुलिस व्यवस्था में आपको पता होना चाहिए ना भैया, एसपी क्या है, डीएसपी क्या है, एसआई क्या है, एएसआई क्या है। तो एएसआई लेवल का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति ही जो है क्या करेगा, उसका स्टेटमेंट को नोट करेगा। महिला पुलिस अधिकारी होना चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड जो करेगा उसके निवास स्थान पर या उसके पसंद स्थान पर, तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है किया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। फिर उसके बाद अपन धारा 24 देखे। फिर धारा 25, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का लिया जाना। तो आपको तो बढ़िया से पता होना चाहिए, जो अपने सीआरपीसी, जो वर्तमान में बीएनएसएस का कानून है दोस्तों, उन्होंने लिखा सीआरपीसी के 164 इन्होंने लिखा है। तो 164 इन्होंने जब धारा 25, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का लिखा जाना सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अधिवक्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आप यहां पे समझना होगा दोस्तों कि बालक का कोई स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो सीआरपीसी की धारा 164, जो वर्तमान में बीएनएसएस का आपका कानून है, बीएनएसएस का कानून, जिसकी धारा 181 के तहत बयान को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहां पर अधिवक्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। मतलब जो अभियुक्त का अधिवक्ता हो
या सरकारी अधिवक्ता, तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब लिखा जाएगा तो आपको याद रखना है कि अधिवक्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। उसके अलावा जो है धारा 26, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध, तो अगर कोई और एक्स्ट्रा कोई उसके लेकर प्रोविजन जो बनाया जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा वो प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिर अब भाई आपने क्या किया, बालक आ गया, बालक ने कंप्लेंट फाइल भी करवा लिया, कंप्लेंट फाइल हुआ, कहां पे किया, कौन से पुलिस वाले ने किया, किस जगह पे किया, जगह होने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान रिकॉर्ड स्टेटमेंट दर्ज हुआ। फिर अपन कहां पे आ गए, अब मेडिकल के लिए तो भी जाना है ना, तो मेडिकल के लिए जब बालक को चिकित्सा परीक्षा के लिए जब ले जाया जाएगा तो सीआरपीसी की धारा 164A के अनुसार होगा। वर्तमान में दोस्तों ये आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर अब तो वर्तमान में बीएनएसएस है तो वो धाराओं को अपन जो है बाद में चेंज कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जहां पर पीड़िता का जो है चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा महिला अधिकारी की उपस्थिति में। उसके अलावा आप जब आप प्रक्रिया को देख लिए तो अपन जब आप इसमें किसमें आए, अध्याय 7 विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट के बारे में बात किया हुआ है। जो धारा 28 में प्रावधान है विशेष न्यायालयों को अभिलिखित किया जाना, हम अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, कोई भी केस का संज्ञान जो होता है, किसी भी केस का जब अपन संज्ञान की जो बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट लेता है। अब मजिस्ट्रेट लेता है सर, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट लेगा कि द्वितीय श्रेणी, जिसके क्षेत्राधिकार में। फिर क्या किया जाता है, मामले को ट्रांसफर किया जाता है, सेशन ट्रायल में ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये बालकों से संबंधित है तो स्वाभाविक से बात है कि इसको पॉक्सो में जाएगा। तो जब अब मजिस्ट्रेट विशेष न्यायालय में, तो ये लिखा है विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, मामला कहां जाएगा, स्पेशल कोर्ट में, और स्पेशल ट्रायल है। और विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना मतलब ट्रांसफर किया जाना मामला को, इसके स्थापना हर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परमिशन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस जिले के लिए सेशन न्यायालय ही विशेष न्यायालय होगा। अब कई बार अपने दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, विशेष न्यायालय सर कोई जगह तो कोर्ट में, मैं तो राजनांदगांव कोर्ट पूरा घूम गया सर, विशेष न्यायालय लिखा नहीं है। अरे भैया सेशन न्यायालय ही विशेष न्यायालय, उस सेशन न्यायालय में आपको जो है पॉक्सो का मामला सुनने के लिए उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, राज्य सरकार हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, कौन, राज्य सरकार, उस जिले के लिए सेशन न्यायालय ही विशेष न्यायालय। तो सेशन कोर्ट जो है उसको ही स्पेशल कोर्ट माना जाएगा और वहां पर ही पॉक्सो की पूरी प्रोसीडिंग, पूरी प्रक्रियाएं जो है निर्धारित किया जाएगा। तो ये धारा 28 में विशेष न्यायालयों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद अपन धारा 28 के बाद अपन आते हैं धारा, उसमें नोट टू द पॉइंट एक लिखा हुआ है, आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 67B में अपराधों का जो लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण, ये पारंशन नहीं है दोस्तों, ये पारेषण से संबंधित है, विचारण की अधिकारिता होगी। यहां पे ये लाइन आपका समझ नहीं आया होगा, इसका मतलब है आईटी एक्ट जब अपन पढ़ेंगे तो 67B में जो बताया हुआ है कि इससे जुड़े अपराध है, अगर उसमें लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन, अगर मान लो कोई अश्लील साहित्य के पब्लिकेशन को लेकर के अगर कोई बात है तो उसका भी ट्रायल, ये विचारण वर्ड कानून में बार बार आपको मिलेगा, ये विचारण। तो विचारण का मतलब होता है मुकदमा का चलना, और चलना ट्रायल, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। तो सर अपने दिमाग में आएगा कि भैया ये जेएमएफसी ट्रायल होगा क्या, नहीं, इन्होंने स्पेशल कानून बनाया, सेशन ट्रायल चलता है, और सेशन ट्रायल में हमने बताया कि जो राज्य सरकार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से जो है प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय होगा, और सेशन न्यायालय ही उस जिले का विशेष न्यायालय होगा। यहां पे प्रक्रिया, विचारण का मतलब अधिकारिता, मतलब क्षेत्राधिकार को लेकर होता है, क्षेत्राधिकार समझना है दोस्तों। फिर धारा 29 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, अपराधों के बारे में उपधारणा करना। उपधारणा का मतलब होता है अनुमान करना, इंगित करना। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग बोल देते थे ना कि बिल्ली जब रास्ते से गुजर जाए भाई तो अशुभ होता था, तो कानून में भी उपधारणा किया जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए आपका जब भारतीय साक्ष्य नियम पढ़ोगे धारा 118 क्या बोलता है,
धारा 118 ये बोलता है ना, शादी के 7 साल भीतर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाती है। तो कानून में उपधारणा भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसको अपन आगे देखेंगे। एक तथ्य की उपधारणा होती है और एक विधि की उपधारणा होती है। तो न्यायालय को न्याय के विवेक के अनुसार तो यहां पे कुछ बातों को लेकर उपधारणा करेगा। सेक्शन 3 में जो अपन पढ़े, लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला, धारा 7 और धारा 9, यहां पे उपधारणा प्रिजम्पशन करना, किसी चीजों का अनुमान करेगा। कौन करेगा? तो वो न्यायालय करेगा, उपधारणा करोगे किस किस के बारे में? अपराधों को करने, दुष्प्रेरण करने या प्रयत्न करने के बारे में धारा 29 के तहत जो है न्यायालय जो है उपधारणा करेगा, कर सकेगा, करेगा। ये अलग अलग है, सेल प्रिज्यूम और एक मे प्रिज्यूम। इसकी कॉन्सेप्ट अपन आगे की क्लास में देखेंगे दोस्तों। सेल प्रिज्यूम क्या होगा और मे प्रिज्यूम, अगर किसी को अगर सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में कंफ्यूज होगा तो जरूर बताइएगा, अपन नेक्स्ट वीडियो इस पे लाएंगे। तो ये अपन धारा 29 हुआ उपधारणा के बारे में। धारा 30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करेगा। आपराधिक मानसिक दशा, बिल्कुल सर, कई लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के होता है। हमारे कानून में कहावत है ना कि एक व्यक्ति अपराध करने के बाद सुधरता ही नहीं है यार, इंडियन जस्टिस सिस्टम में। तो अपन उसको क्या मानते हैं? आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। कई बार लोगों की हुलिया बनावट या लोगों की चाल ढाल से भी जो है कानून जो है आपको उपधारणा कर सकेगा। इसके अंतर्गत मान लो आपका आशय कहां पे डिफाइन है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया कानून बनाए हुए दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब अपन आगे जब देखेंगे वहां पे इंटेंशन, कोई भी अपराध कब होगा? जब आप उस पर आशय रखोगे। बिना आशय के तो अपराध होता ही नहीं है, बिना आशय। इसीलिए बोलते हैं ना, अपराध के लिए 2 चीजें, एक मानसिक दशा और एक दुराशय, बुरा आशय ही होता है। दूसरा हेतु, कोई भी अपराध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो वो हेतुक है। किसी तथ्य का ज्ञान, आपको कोई चीज का नॉलेज है कि मुझे पता है कि मैं अगर इस रास्ते में गड्ढा खोद दूंगा तो वो सामने वाला व्यक्ति इस आके गड्ढे में घुस जाए और उससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो मतलब मुझे अपराध होने की पूरी संभावना था। या किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण, बिलीव रीजन, मतलब कोई भी अपराध होने के लिए ये चारों चीजें आवश्यक होती है, आशय, हेतु, किसी भी तथ्य का नॉलेज होना या किसी तथ्य में विश्वास, बिलीव टू रीजन होना। इसको अपन जो है बीएनएस के अंतर्गत और अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए चार चीजों। तो अगर न्यायालय जो है प्रिजम्पशन कर सकता है, ये चारों स्थिति को देखकर उपधारणा कर सकता है या करेगा, लिखा है इन्होंने। मे प्रिज्यूम जैसे वर्डों का प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों, ये कार्रवाइयों है दोस्तों, इसको आपको ध्यान देखना हुआ है। ये जो है ये, हाँ, इसमें जो है ये क्या लिखा हुआ है, कार्रवाइयों को सीआरपीसी का लागू नहीं होना। अब बहुत ही अच्छा लाइन लिखा, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को सीआरपीसी का लागू नहीं होना। मतलब इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रायल जो प्रोसेस होगा ये खुद की कानून का होगा, इसमें ये सीआरपीसी को यहां पे लागू नहीं करेगा। सीआरपीसी में भी प्रक्रिया, सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कानून, मतलब एक बीएनएस है जो अपराध क्या है वो बताता है, उस अपराध की प्रक्रिया सीआरपीसी बताता है। लेकिन ये विशेष कानून अपन पढ़ रहे हैं, तो इस कानून के लिए अपन ये जो कानून है वो खुद जो है कार्रवाई, यहां पे सीआरपीसी को नहीं, विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो ये अभियोजन का मतलब क्या होता है? हर केस के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। एक होता है अभियुक्त जो अपराध किया है, एक होता है पीड़िता जिसके साथ अपराध घटित हुआ है। तो इसके तरफ से जो सरकार पैरवी करेगा उसको अपन अभियोजन बोलेंगे और इसको बोला जाएगा अभियुक्त। अभियुक्त के तरफ से प्राइवेट वकील हो सकता है और इसके तरफ से सरकारी विशेष लोक अभियोजक खड़े होंगे, उसी को इन्होंने। और अभियोजन मामलों का शुरुआत अभियोजन पक्ष से शुरू होगा, फिर अभियुक्त का वकील आएगा, दोनों आर्गुमेंट करेंगे, दोनों बहस करेंगे, तब जाके माननीय न्यायालय निर्णय पे पहुंचेगा। तो
तो इन्होंने बता दिया धारा 31 की कार्रवाई जो है सेशन न्यायालय जो होगा, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय समझा जाएगा। क्यों विशेष न्यायालय? क्योंकि अपन बालकों से संबंधित कानून पढ़ रहे हैं पॉक्सो, तो ये विशेष न्यायालय की बात कही है। फिर धारा 32 विशेष अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सर विशेष लोक अभियोजक आपने बोले ना कि कार्रवाई का जितना भी संचालन होगा पॉक्सो के कानून में तो विशेष लोक अभियोजक के द्वारा होगा। तो विशेष अभियोजक कौन होता है सर? तो जो इन्होंने बताया धारा 32 में इन्होंने बताया है कि इसकी नियुक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार। मान लो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पात्रता 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। बहुत ही अच्छा बात लिखा है, विधि के बच्चों को 7 वर्ष आपका वकालत में नामांकन से। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है सर कि 7 वर्ष कब से किया जाए, मैं एलएलबी कर रहा हूं तो क्या उसी दिन से काउंट हो? तो ये एलएलबी का नहीं, जब आप वकालत कर लेते हो कंप्लीट, आप एआईबी पास हो जाते हो तो आप किसी भी बार काउंसिल में जब आप सदस्यता लेते हो तो उसमें 7 वर्ष जो है आप विधि व्यवसाय क्षेत्र में आप काम किए हो। उसके अलावा हाँ, इन्होंने एक ही शर्त इन्होंने बताया कि 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय आपने किया हो। उसके अलावा अध्याय 8 जहां विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन। विशेष न्यायालय तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जो सेशन ट्रायल है तो विशेष मामलों को सुनेगा वो विशेष न्यायालय हो जाएगा। हर जिले में सेशन न्यायालय होता है। प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब सरल लैंग्वेज में दोस्तों आप एक ही चीज याद रखना, सबूत। और अभिलेखन का मतलब होता है लिखना या रिकॉर्ड को दर्ज करना। धारा 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां इन्होंने लिखा। बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कोई भी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर। अब ये परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट, परिवाद मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया है, थाने में जाकर के शिकायत किया है, लिखित शिकायत हो सकता है वो। पुलिस रिपोर्ट या पुलिस ने अपने स्वतः संज्ञान लेकर के कॉग्निजेबल, जब अगर संगीन अपराध होता है तो पुलिस जो है स्वतः ही संज्ञान लेता है, तो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पर आया हो, चाहे वो परिवाद पर। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही कि विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया पॉक्सो अधिनियम में क्या परिवाद पर ही दर्ज किया जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया जाएगा? तो यहां दोनों बातें लिखा है, परिवाद पर हो या पुलिस रिपोर्ट पर। बालक की पहचान विशेष न्यायालय प्रकट नहीं करेगा, ऐसा तभी किया जा सकता है जब प्रकटन बालक के हित में हो। यह बात शुरू से जोर दिया जा रहा है इस कानून में। अब बालकों से रिलेटेड कानून है, बालक को समाज में दोबारा पुनर्स्थापना हमको करना है, तो बालक की पहचान को कभी उजागर नहीं किया जाएगा, बशर्ते जब अगर उसका उजागर करना न्याय हित में आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया जा सकेगा। विशेष न्यायालय ऐसा विचारण करेगा जहां वह जैसे वह सेशन न्यायालय है तथा सीआरपीसी के प्रक्रिया को फॉलो करेगा। यहां पे बहुत बढ़िया बात लिख दिया दोस्तों, विशेष न्यायालय तो विशेष न्यायालय प्रक्रिया क्या अलग होता होगा सर? क्या उसमें एफआईआर लिखेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या संज्ञान लेगा? तो संज्ञान लेने के बाद क्या उसके रिकॉर्ड जो बयानों का दर्ज किया जाएगा, साक्षियों को बुलाया जाएगा, गवाहों की परीक्षा होगा, तो क्या यह अलग प्रक्रिया है? नहीं है। प्रक्रिया तो सीआरपीसी ही करना पड़ेगा। वो जहां पे ये कानून लिख दिया है कि वहां पे ये पालन नहीं होगा तो वो बात अलग है। बाकी प्रक्रिया के लिए भैया आपको सीआरपीसी तो आना ही पड़ेगा। गवाहों को बुलाया जाएगा, गवाहों को नोटिस जारी होगा, फिर अभियोजन साक्ष्यों को लिया जाएगा, फिर अभियोजन के बाद अभियुक्तों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। तो ये जो लिखा है विशेष न्यायालय ऐसा विचारण करेगा जैसे वह सेशन न्यायालय है तथा सीआरपीसी के प्रक्रिया को फॉलो करेगा, जो वर्तमान में बीएनएसएस है। जहां जहां पे आप सीआरपीसी देख रहे हो दोस्तों, तो आपको नया ये नहीं सोचना है कि सर सीआरपीसी बदल गया है और सीआरपीसी पुराना को पढ़ा रहे। अरे भैया सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, सभी वही चीज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आज भी वही है, इसमें धाराओं का सीक्वेंस बदला है, बाकी कानून आज भी वही है। तो इन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बात कर दिया। फिर धारा 34 की बात करते हैं, बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करने के मामले में प्रक्रिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये धारा 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। पॉक्सो कानून में कोई केस आता है तो सबसे पहले दिमाग में लोगों का क्या जाता है?
सीधी सी बात है, उम्र को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चन है। अरे भैया, मतलब उम्र 18 वर्ष से कम रहा होगा तभी पॉक्सो का मामला बना होगा। तो ऐसे विषय के बारे में अगर न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करने के मामले की प्रक्रिया है, तो यहां अपराध बालक द्वारा किया जाता है, तो बालक पर आईटी एक्ट 2015 के अनुसार कार्रवाई होगा। अगर बालक के आयु को लेकर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसमें इन्होंने लिखा है आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट 2015 नहीं है दोस्तों, यहां आईटी एक्ट 2000 के अनुसार कार्रवाई होगी। वहां पे जो बालक के आयु के बारे में अगर कोई संगणना की बात होगी तो यहां पे अपने को ध्यान देना होगा। फिर धारा 35 इन्होंने बताया कि बालक के साक्ष्य का अभिलेखन और मामले की निपटान के अधीन। अच्छी बात है कि बालक का साक्ष्य मतलब रिकॉर्ड करना है, अब एविडेंस लेना है। एफआईआर हो गया सर, शिकायत आ गया अब पुलिस वालों के सामने, तो जब अगर साक्ष्य को लिखना है तो इसके लिए इन्होंने टाइम पीरियड लिमिट फिक्स कर दिया है। ये डेट आपको याद होना चाहिए, 30 डेज। बालक का साक्ष्य रिकॉर्ड कितने दिन में होना चाहिए? तो 30 दिन लिखा हुआ है। इसका स्पीडी ट्रायल 1 साल। हमने जब याद करो, जब हमने कानून का जब शुरुआत किया था, तो इस कानून की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस कानून में जो भी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा वो 1 वर्ष के अंदर किया जाएगा, क्योंकि बालकों की शिक्षा, उसके पुनर्वास को देखते हुए हमारा भारत सरकार द्वारा ये कानून को लाया गया है। स्पीडी ट्रायल, जिस स्पीडी ट्रायल की अपन अगर बात करेंगे और संविधान में और डिटेल जब जाएंगे कि त्वरित सुनवाई के बारे में हुसैनैरा खातून का केस का जिक्र होता है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस हुसैनैरा खातून से स्पीडी ट्रायल का जन्म हुआ था। और बहुत बढ़िया बात देखिए कि ये कानून की प्रक्रिया को, साक्ष्य को भी 30 दिन में स्टेटमेंट को लिखना है और उसके बाद जो मामला है उसका संज्ञान भी 1 साल में पूरा कंप्लीट करना है। फिर आगे धारा 35 के बाद अपन बात करते हैं, धारा 35 के बाद धारा 36 बात करते हैं, साक्ष्य देते समय बालक को अभियुक्त को नहीं दिखाया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अभियुक्त का वकील है, तो अभियुक्त के वकील को बालक के सामने इसलिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि भैया हमको केस तो उसी के विरुद्ध है ना, गलती तो उसी के क्लाइंट ने किया है। तो राम के सामने ये जो उदाहरण है कि दुश्मन को क्यों सामने लाया जाए, क्योंकि अभियुक्त को भी तो मौलिक अधिकार है, वो भी तो केस लड़ेगा, तो क्यों उसके बातों को कभी भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। धारा 36, साक्ष्य देते समय बालक को अभियुक्त को नहीं दिखाया जाएगा। अभियुक्त, सीधी सी बात है कि जो उस इंसान के साथ गलत किया है उस पर्सन को उसके सामने नहीं दिखाया जाएगा। बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा। इसका मतलब सरल शब्दों में यह लिखा है दोस्तों, अगर कोई भी बालक का, उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नए कानून में तो और बढ़िया प्रावधान कर दिया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर उन्होंने तो उपबंध भी बना दिए हैं, या किसी ऐसे दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसे ही युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा। ऐसा माहौल देना है ताकि वो बालक बालिकाएं, वो उनके साथ जो घटित घटना है उसको इको फ्रेंडली हो, उसको बता सके। इसीलिए मजिस्ट्रेट इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये सारी चीजें होता है। धारा 37 इन्होंने लिख भी दिया भैया, धारा 37 की बात अपन किए। इन्होंने विचारण बंद कमरे में होगा, विचारण जो है धारा 37 में इन्होंने लिखा विचारण बंद कमरे में, कैमरा ट्रायल से संबंधित है। स्वाभाविक से बात है कि ऐसा पॉक्सो संबंधित अपराध है, जघन्य अपराध माना जाता है समाज में इसको। तो ये जो भी बालक इससे पीड़ित है उसका कैमरा ट्रायल से संबंधित होगा। बालक के माता पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है, परंतु न्यायालय को लगता है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न स्थान पर होना चाहिए, तो सीआरपीसी की धारा 284 के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा। फिर से समझिए दोस्तों, बालक के मम्मी या पापा या ऐसे अन्य व्यक्ति की भी उपस्थिति में जिससे बालक का विश्वास, स्वाभाविक से बात है भाई, वो बालक है, वो बच्चा है, तो बच्चा को माता या पिता या अन्य कोई उनके फैमिली रिलेटेड सदस्य उनकी उपस्थिति में जो है बयान को लिया जाएगा। परंतु मान लो
बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न कोई अदर जगह पे लेना है, तो उस जगह पे क्या बातों को, तो न्यायालय उसके लिए कमीशन भी जारी कर सकता है। कमीशन निकालने की कार्रवाई जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के धारा 284 के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है कि उनके मनपसंद स्थान को भी वो दे सकता है। क्योंकि बालकों से संबंधित अपराध है दोस्तों, तो बालक की निजी, उसकी प्राइवेट, उनके निजता को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई किया जाएगा। धारा 38, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया विशेष की सहायता लेना। अब बालक है, 4 साल की बच्ची हो सकती, 5 साल की हो सकती है, 18 से कम कितने भी साल, मान लो उस बच्चे को कॉन्फ्रेंस या उसको कन्वर्सेशन, वार्तालाप को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोर्ट उस जगह पे दुभाषिया मतलब डबल डिग्लॉट लैंग्वेज वाला कोई पर्सन को भी बुला सकता है, एक्सपर्ट को भी बुला सकता है, जो उसके बातों को समझे, बच्चों की बातों करने के तरीके, उसके मूवमेंट को वो जो है न्यायालय समझ सके, ताकि निर्णय देने में उसको आसानी हो। तो ये धारा 38 अध्याय 8 आपका खत्म होता है। अब अध्याय 9 जो लास्ट अध्याय है दोस्तों, हर कानून में ज्यादातर बच्चे प्रकीर्ण है यार, छोड़ दो ना, यहां से कोई ज्यादा पढ़ते नहीं है, प्रकीर्ण से क्या क्वेश्चन आएगा, बड़ा दिक्कत, आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। पॉक्सो के जितने भी 46 धारा है, 46 धाराओं को आपको याद करके जाना है, जिसमें धारा 40 कितनी बढ़िया बात लिखा है, विधिक काउंसलिंग की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। अब स्वाभाविक से बात है, हम भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, अनुच्छेद, जब आप संविधान पढ़े होंगे भैया 12 से 35, आपके राइट के बारे में बात किया है, तो ये तो बालक है, तो बालक के अधिकार, मान लो विधिक काउंसलिंग की सहायता, तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 301 के परंतु के अधीन बालक का कुटुंब या संरक्षण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसलिंग की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे। स्वाभाविक से बात है यार कि अगर कोई बालक है तो उसकी भी राइट है, और वो चाहे तो अपनी मनपसंद विधिक से हर राज्य में, हर जिला में डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना हुआ है, जिसके तहत विधिक सेवा प्राधिकरण से वो अपनी पसंद के विधिक काउंसलिंग का सहायता ले सकता है। ये धारा 40 बताता है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं नोट, एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है, यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक मतलब आपको क्या समझना है, संरक्षक मतलब गार्जियन विधिक काउंसलिंग का व्यय उठाने में असमर्थ है, तो विधिक सहायता प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। अब होता क्या है, कई बार हमारे देश में न्याय सिस्टम में लोग वकालत कोर्ट कचहरी में कई बार समस्याएं इतनी हैं कि इंसान गरीबी के कारण भी कई बातों को छुपाते, तो राज्य सरकार की बहुत बड़ी उस पे योगदान है, और केंद्र ने बहुत बढ़िया कानून बनाया है कि अगर उसकी विधिक काउंसलिंग के जो आने जाने में जो खर्चा लगेगा, तो वो पैसा देने में भी असफल है, तो उस जगह पे भी जो है विधिक सहायता प्राधिकरण जो है उसको, वकील को जो है पैसा फीस मुहैया कराएगा। फिर धारा 41 में क्या बात लिखा है, धारा 3 से 13 तक के उपबंध, मतलब ये जो धारा 41 है, डायरेक्ट आप इसको उठा के रट लीजिएगा कि धारा 3 से 13 तक के उपबंध जो है धारा 41 में लागू नहीं होगा। धारा 42 में अनुकाल्पिक दंड, वैकल्पिक दंड के बारे में प्रावधान किया है। धारा 44 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग मतलब परीक्षण, निगरानी, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 बहुत बढ़िया कानून है दोस्तों। आपकी बाल संरक्षण में जो अधिकारी का जो पोस्ट आए, इसमें आप ये भी कानून पढ़ेंगे अपन आगे जाकर, जहां पे बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग धारा 17 के अधीन जो है राज्य आयोग करेंगे। मॉनिटरिंग कौन करेगा, इस पूरी एक्ट की मॉनिटरिंग करने की बात अगर कहीं पे होता है तो राज्य आयोग जो है, कौन से कानून का, मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक संरक्षण अधिकार के लिए राष्ट्रीय आयोग धारा 17 के अधीन राज्य आयोग जो है करेगा। धारा 45 ये डायरेक्ट पूछा हुआ है दोस्तों, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि पॉक्सो अधिनियम में जो नियम बनाने की जो शक्ति है केंद्र सरकार को है कि राज्य सरकार को, तो सीधे हमको याद रखना है
सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और केंद्रीय सरकार को इसके लिए ये जो है शक्ति प्रदान है। धारा 46, कई बार कुछ कानून में कोई कठिनाइयों को दूर करने की बात होगी तो स्वाभाविक से जिन्होंने कानून बनाया अर्थात केंद्रीय सरकार, तो कोई कठिनाई भी आएगी तो कठिनाई को दूर करने के लिए जो शक्ति प्रदान है वो केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार कहने का मतलब भारत सरकार से सोचना है दोस्तों, ना कि राज्य सरकार। इसका आदेश जो वर्ष की अवधि के अंदर, जो यहां पे वर्ष मिस है दोस्तों, इसको अपन देखते हैं कौन से वर्ष है बताएंगे। आदेश किए जाने के पश्चात संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, मान लो कोई इस अधिनियम में कोई भी खामियां है या कोई कठिनाई आ जाती है तो उसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा तो स्वाभाविक से बात है कि अधिनियम को संसद में लाना पड़ेगा और जिस विषय पे जो चर्चा है उस आदेश किए जाने के पश्चात संसद के प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा में उस विषय को रखा जाएगा, तब जाकर उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये धारा 46 बताया दोस्तों। फिर उसके बाद धारा 46 अर्थात ये जो है हमारा प्यारा सा कानून जो है समाप्त होता है। ध्यान हमको ये कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब आप इस कानून को आप पढ़े तो आपने 9 अध्याय और 46 धाराएं, तो सर इसमें पहला संक्षिप्त नाम धारा 2 परिभाषा, परिभाषाओं और अध्याय धारा जो अध्याय 3 है, जो स्टार्ट जो आपका होता है धारा 3 से लेकर के 12 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा और इस कानून से रिलेटेड और कुछ भी समस्याएं होगा या कोई चीजें जो समझ नहीं आया होगा तो उसे जरूर बताने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।